प्रीवियस क्लास में हमने मैनुअल बैंक स्टेटमेंट को किस तरह से तैयार करना है इस बारे में सीख लिया है। इस क्लास में इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम ओपनिंग बीआरएस के बारे में सीखने वाले हैं। ओपनिंग बीआरएस मीन्स ऐसी सभी ट्रांजेक्शन्स जो हमने पिछले फाइनेंशियल ईयर में रिकनसाइल नहीं किए हैं, उन ट्रांजेक्शन को लेते हुए जब हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाते हैं तो हमें किस तरह से उन ट्रांजेक्शन्स को रिकनसाइल करना है, इसी प्रोसेस को ओपनिंग बीआरएस के माध्यम से कंप्लीट किया जाता है। अब यहाँ कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने पिछला हमारा वीडियो जो कि मैनुअल बीआरएस टेली में किस तरह से किया जाता है उसके बारे में था, यदि उसे अभी तक नहीं देखा है तो आप ज़रूर उसे पहले देख लीजिएगा। उसी के बाद आप आज के इस वीडियो को जो कि ओपनिंग बीआरएस के बारे में है उसे समझ पाएंगे। क्योंकि दोस्तों पिछले वीडियो में जो एंट्रीज हमने बताई थी उन्हीं एंट्रीज को लेते हुए हम ओपनिंग बीआरएस के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आप पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, उसके बाद आज के इस वीडियो का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। यदि आप सेम कंपनी को आगे कंटिन्यू करते हैं, मीन्स टेली प्राइम में जो भी कंपनी आपने एक फाइनेंशियल ईयर में यूज़ की है उसी कंपनी को लेते हुए आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी ट्रांजैक्शन पोस्ट करेंगे तो उसका प्रोसेस अलग होगा। यदि आप नए फाइनेंशियल ईयर में नई कंपनी क्रिएट करके फिर काम करने वाले हैं तो उसका प्रोसेस, और यदि आप कंपनी स्प्लिट करके फिर काम करने वाले हैं तो उसके प्रोसेस में कुछ डिफरेंस रहेगा। तो सबसे पहले हम ये मानकर चल रहे हैं कि हम सेम कंपनी में काम करने वाले हैं, उसी कंपनी को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी हम यूज़ करेंगे जिस कंपनी में हमने पिछले फाइनेंशियल ईयर में काम किया है। अभी आप यहाँ देख रहे हैं करंट पीरियड 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 20 है। ये जो फाइनेंशियल ईयर है, इस फाइनेंशियल में कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रिकनसाइल होने वाले हैं, वो अभी तक इस फाइनेंशियल ईयर में क्लियर नहीं हो पाए हैं। अब हम गेटवे ऑफ टेली में खड़े रहते हुए इस कंपनी का फाइनेंशियल चेंज करेंगे। उसके लिए ऑल्टर के साथ F2 आपको प्रेस करना है। अप्रैल 21 और मार्च 22 फाइनेंशियल ईयर अब चेंज हो चुका है। नए फाइनेंशियल ईयर में हमें गेटवे ऑफ टेली से ही डायरेक्टली जाना है बैंकिंग यूटिलिटी में, बैंकिंग में बैंक रिकन्सिलेशन, और यहाँ पर काम काफ़ी आसान है। बस आपको अप्रैल मंथ का जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट मंथ होगा उसमें जो बैंक स्टेटमेंट आएगा उस स्टेटमेंट से जो एंट्रीज पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपने अपनी बुक्स में पोस्ट कर दी थी और जो रिकनसाइल नहीं की थी उन्हें बस रिकनसाइल करना है। मीन्स बैंक डेट बैंक स्टेटमेंट से यहाँ पर पुट करनी है। लेकिन ऊपर आप देख रहे हैं अभी भी बैंक रिकन्सिलेशन में जो डेट आपको यहाँ दिखाई दे रही है, जो पीरियड हमें यहाँ दिखाई दे रहा है वो 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 है। तो यहाँ आकर फिर से हमें एक बार फाइनेंशियल ईयर को चेंज कर लेना है, अप्रैल 21 मार्च 22, और यहाँ अब हमें बैंक डेट को इंसर्ट करना है। सपोज 28 मार्च का जो हमको चेक रिसीव हुआ था उसकी एंट्री हमें नेक्स्ट फाइनेंशियल में 1 अप्रैल को रिफ्लेक्ट होती है। इसी तरह से मोगरा ब्रदर से हमें जो चेक मिला उसकी एंट्री हमें 2 अप्रैल को हमारे बैंक स्टेटमेंट दिखाई दे रही है। और हमने जो 2 चेक दिए थे, एक कोठारी फैब्रिक को 30 मार्च का चेक था, उस चेक का पेमेंट 4 अप्रैल को हुआ है, और GPTL को जो हमने चेक दिया था जो कि 30 मार्च को दिया था लेकिन उसकी इंस्ट्रूमेंट डेट यानी चेक पर जो डेट डाली गई थी वो 8 अप्रैल थी, जिसका पेमेंट 10 अप्रैल को हुआ था। तो जैसे ही आप ये चारों एंट्रीज को रिकनसाइल करेंगे आप देखेंगे बैलेंस एज पर कंपनी बुक्स 25,000 था और उसी के अगेंस्ट में एज पर बैंक का जो बैलेंस है वो भी अब 25,000 हो चुका है। यही हमें करना था। तो कंपनी यदि सेम रहती है तो हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है, हम आसानी से बैंक रिकन्सिलेशन को तैयार कर सकते हैं। लेकिन यदि हम नई कंपनी बनाकर काम करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में हम सबसे पहले प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जाएंगे जहाँ पर हमारी कुछ एंट्रीज रिकनसाइल होने से रह गई थी। उसी फाइनेंशियल ईयर में खड़े रहते हुए हमें क्या करना है, बैंकिंग यूटिलिटी में जाना है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को ओपन करना है और यहाँ से इस स्टेटमेंट को हम एक बार एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट करने के लिए हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे Ctrl+E। टेली हमसे पूछेगा कि आपको किस लोकेशन पर और किस फॉर्मेट में इस रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करना है। तो कॉन्फ़िगर ऑप्शन का आपको यूज़ करना है। कॉन्फ़िगर ऑप्शन में फाइल फॉर्मेट PDF या एक्सेल फॉर्मेट में हम इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अभी मैं PDF फॉर्मेट ले लेता हूँ, और किस लोकेशन पे हमें इसे एक्सपोर्ट करना है ये दोनों पैरामीटर्स हमें यहाँ पर सेट करने हैं। हम सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव ले लेते हैं और हमारी ई ड्राइव में हम इसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं। इन ऑप्शंस को आपको Ctrl+A के साथ सेव करना है। देन फिर जैसे आप सेंड बटन का यूज़ करते हुए इसे एक्सपोर्ट करेंगे, ये हमारे सिस्टम की ई ड्राइव में टेली नाम से एक फाइल एक्सपोर्ट हो चुकी है। इसमें वो चारों ट्रांजेक्शन्स हैं जो अभी तक हमने रिकनसाइल नहीं किए हैं। अब यहाँ पर हम एक नई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। नई कंपनी को क्रिएट करने के लिए हम एक शॉर्टकट यूज़ करेंगे Alt+K+C। देन कंपनी का नाम करियर प्लानेट, स्टेट राजस्थान, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन एक बार मैं ऐसे स्किप कर रहा हूँ। फाइनेंशियल ईयर हम यूज़ कर रहे हैं 1 अप्रैल 21। केवल अकाउंट्स ओनली का ही काम करना है, इसलिए कंपनी फीचर्स में हम अकाउंट्स
ओनली को इनेबल रहने देंगे, बाकी सारे ऑप्शंस हम नो सेट कर देंगे। सबसे पहले हमें बैंक का लेजर क्रिएट करना है, IDBI बैंक, और जल्दी से मैं सारे पैरामीटर्स यहाँ पर फिल आउट कर देता हूँ और कंट्रोल A से हम इसे सेव कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जब आप डायरेक्टली बैंकिंग यूटिलिटी में जाएंगे, डायरेक्ट बैंक रिकन्सिलिएशन बनाने के लिए जाएंगे, तो यहाँ पर आपको कोई ट्रांजेक्शन अभी दिखाई नहीं देगा। तो सबसे पहले हमें बैंक का लेजर क्रिएट करते समय जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस था उसे हमें ओपनिंग बैलेंस के रूप में यहाँ पर इनपुट करना होगा। तो हमारी बुक्स में जो बैंक का क्लोजिंग बैलेंस था वो था 25,000। आप यहाँ पर देख सकते हैं बैलेंस एज पर कंपनी बुक 25,000 था और बैलेंस एज पर बैंक 12,325.52 था, जिसे हम मेज कर चुके थे, लेकिन ये 4 ट्रांजेक्शन रिकनसाइल नहीं हो पाए थे। तो नई कंपनी में जब हम बैंक का लेजर बनाएंगे तो वहाँ पर हमें ओपनिंग बैलेंस के रूप में 25,000 इनपुट करना है और उसके बाद इसे सेव कर लेना है। देन जो ट्रांजेक्शन रिकनसाइल होने से रह गए थे उन्हें हमें किस तरह से यहाँ पर यूज़ करना है, उसके लिए बैंकिंग यूटिलिटी ऑप्शन का हम यूज़ करेंगे, यहाँ से बैंक रिकन्सिलेशन, और यहाँ पर अब कोई ट्रांजेक्शन हमें डायरेक्टली दिखाई नहीं देगा। उन ट्रांजेक्शन को रिकनसाइल करने के लिए जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में हम रिकनसाइल नहीं कर पाए थे उनके लिए हमें बनाना होता है ओपनिंग BRS। यहाँ साइड में जो बटन बार है उसमें आपको बटन दिखाई देगा ओपनिंग BRS, जिसका शॉर्टकट होता है ओल्ड के साथ H। यहाँ पर हमें उन सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना होता है। आइए एक एक करके उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है 28 मार्च बालाजी लिमिटेड, ये डिपॉजिट वाला ट्रांजेक्शन है, चेक हमें रिसीव हुआ था। इंस्ट्रूमेंट नंबर मीन चेक नंबर 014438, इंस्ट्रूमेंट की डेट थी 28 मार्च। सेकंड ट्रांजेक्शन है 29 मार्च मोगरा ब्रदर्स, ये भी हमें चेक रिसीव होने वाला है और अमाउंट है 10,428 रुपीज़। इंस्ट्रूमेंट नंबर है 058125, डेट 29 मार्च। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 30 मार्च 2021, ये विड्रॉल वाला ट्रांजेक्शन है, पेमेंट किया हमने चेक के थ्रू, अमाउंट है 10,000 रुपीज़। पार्टी का नाम था कोठारी फैब्रिक्स, इंस्ट्रूमेंट नंबर है 040438, चेक पर डेट है 30 मार्च। लास्ट ट्रांजेक्शन है फिर से 30 मार्च का ही, पार्टी का नाम है GPTL प्राइवेट लिमिटेड, विड्रॉल चेक के थ्रू, अमाउंट है 7,753.52, इंस्ट्रूमेंट नंबर है 040439, इंस्ट्रूमेंट की डेट है 8 अप्रैल 2021। जैसे ही हम ये सारी एंट्रीज ओपनिंग BRS के रूप में यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, देन इसे सेव करेंगे, तो ये चारों एंट्रीज हमें अपने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में दिखाई देने लगेंगी। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये हमारा नया फाइनेंशियल ईयर है और ये चारों एंट्रीज पिछले फाइनेंशियल ईयर की थी, इसलिए वाउचर टाइप में यहाँ पर ओपनिंग BRS लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि हमने कोई एंट्रीज अभी इस करंट कंपनी में करंट फाइनेंशियल ईयर में पोस्ट नहीं की हैं। अब जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल मंथ होगा, अप्रैल मंथ में हम जो बैंक का स्टेटमेंट हमारे पास आएगा, उस बैंक स्टेटमेंट में इन ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो बैंक डेट है वो हमें यहाँ पर इंसर्ट करनी है। सपोज फर्स्ट ट्रांजेक्शन 28 मार्च का था और वो अप्रैल में हमें रिफ्लेक्ट हो रहा है 2 अप्रैल को, तो वो डेट हमें यहाँ इंसर्ट करनी है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मोगरा ब्रदर्स का चेक हमें मिला था, वो हमारे बैंक स्टेटमेंट में हमें 3 अप्रैल को रिफ्लेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जिसमें हमने कोठारी फैब्रिक्स को चेक दिया था, चेक के थ्रू पेमेंट किया था, वो ट्रांजेक्शन हमें अपनी बैंक स्टेटमेंट में 4 अप्रैल को दिखाई दे रहा है। इस तरह से लास्ट जो चेक दिया था हमने GPTL को 30 मार्च को दिया था, लेकिन उस पर चेक पर हमने डेट डाली थी 8 अप्रैल। मान लीजिए ये ट्रांजेक्शन बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है 10 अप्रैल को। तो जैसे ही इन चारों ट्रांजेक्शन को हम रिकनसाइल करेंगे, बैलेंस एज पर कंपनी बुक्स 25,000 और बैलेंस एज पर बैंक वो भी 25,000 हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बैलेंस में अभी भी डिफरेंस आ रहा है। वो डिफरेंस इसलिए है क्योंकि हमने लास्ट ट्रांजेक्शन की रिकनसाइल डेट डाली है 10 अप्रैल। यदि हम 10 अप्रैल को देखेंगे तो हमें ये बैलेंस इक्वल मिलेगा। आइए डेट चेंज कर लेते हैं, 1 अप्रैल टू 10 अप्रैल। अब आप देखिए वो चारों ट्रांजेक्शन रिकनसाइल हो चुके हैं और बैलेंस एज पर कंपनी बुक भी 25,000 हो चुका है और बैलेंस एज पर बैंक भी 25,000 हो चुका है। तो ये था ओपनिंग BRS का कॉन्सेप्ट। ओपनिंग BRS में जितनी भी ऐसी एंट्रीज जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में रिकनसाइल नहीं हुई है, उन्हें रिकनसाइल करने के लिए हमें एक एक एंट्री को इस तरह से रिकॉर्ड करना होगा और उसके बाद उन एंट्रीज को रिकनसाइल करना होगा। तो ये सारा कुछ जो प्रोसेस है
वो मैनुअल BRS से संबंधित है। यदि हम मैनुअल बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करेंगे तो ये सारा काम हमें करना होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी का एक अल्टरनेटिव पढ़ेंगे और वो होगा ऑटो BRS। ऑटोमेटिक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार हो जाएगा, आपको इतना कुछ मेहनत करने की उसमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आज का हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो तो आप इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।